सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान की सियासी तब्दीली के हवाले से। वो कहते हैं ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तो बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। नए बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब से कुछ देर बाद हलफ भी उठाएंगे। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की मैं बात कर रहा हूं और ये वही हैं जिन्होंने जाम कमाल के साहब के खिलाफ बहुत चदोमद से तहरीक चलाई और आज ही कुछ देर बाद वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात जो है सबसे वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान असम्बली के अरकान ने उनका साथ दिया। दूसरी जानिब जाम कमाल साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से डायरेक्टली कनेक्टेड थे और जाम कमाल साहब को इस बात की एश्योरिटी भी दी गई थी कि हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी। ताहम इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर। नए वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो अब से कुछ देर बाद अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने उनको सपोर्ट किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उनको इस बात की एश्योरिटी देते रहे कि हमारी सपोर्ट उनके साथ है। साथ साथ अगर बात की जाए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी, तो वो भी जाम कमाल के साथ मौजूद थे और नाराज अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम अब वो नए वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो के साथ खड़े हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सवालात यही है कि नए वज़ीर आला को किस तरह के चैलेंजेस का सामना होगा और जो नई काबीना तश्कील दी जाएगी क्या उनमें वो लोग भी शामिल होंगे जो कि जाम कमाल के साथ मौजूद थे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाहिद रिन साहब, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। लियाकत शाहवानी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन हैं गवर्नमेंट बलूचिस्तान के। लियाकत शाहवानी साहब आपके भी वक्त का शुक्रिया। और शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा। शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपके भी वक्त का शुक्रिया। रिन साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर ये हुआ क्या? जाम कमाल साहब तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उनको उनकी सीट से हटाया नहीं जाएगा। तो ये मसला शुरू कहां से हुआ और यहां तक बात पहुंची क्यों? देखें, ये तो अब एक ओपन सीक्रेट है कि शुरू कहां से हुआ। एक बात वाज़ेह पहले दबे लफ्जों में कही जाती थी, अब खुले लफ्जों में कही जा सकती है। आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि पीटीआई ने एश्योरेंस दी थी, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। पीटीआई डे 1 से बड़ा न्यूट्रल खेल रही थी और मेरी ये ज़ाती राय है, पीटीआई अगर न्यूट्रल ना होती, जाम कमाल को सपोर्ट कर रही होती, तो वो अपने नाराज रुकन नसीबुल्लाह मरी को पहले दिन शटअप कॉल दे सकती, जो उन्होंने नहीं दी। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। और सादिक संजरानी और परवेज़ खटक जब वो आए थे क्वेटा लास्ट ट्रिप पर, सादिक संजरानी पिछली बार जब आए थे तो इब्तदाई 24 घंटों में ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि सादिक संजरानी जो है सालसी के लिए नहीं आए बल्कि वो फरीक हैं। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सारे खेल के मास्टरमाइंड सादिक संजरानी इसलिए भी हैं कि वो ख्वाहिशमंद हैं कि 2023 में वो बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हों और उसके लिए उन्हें अपने आबाई जो इलाका है ज़िला चागी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, वहाँ पर हल्का तरतीब देना है। क्योंकि आरिफ जान मोहम्मद असनी जाम कमाल के कैंप में थे जो उस इलाके से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सारा जो मामला है उसमें सादिक संजरानी साहब ने परवेज़ खटक और पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लिया था। जाम कमाल के लिए यही है कि वो इब्तदाई दिनों से जो रेजिस्ट कर रहे थे, उन्हें कुछ यकीन दहानियाँ थीं, वो यकीन दहानियाँ आखिरी वक्त पे पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। मेरी ज़ाती राय में उनके पास ये मौका था बलूचिस्तान में हिस्ट्री चेंज करने का, अदम एतमाद को फेस करने का, लेकिन ये उनका हक है कि वो जो भी ऑप्शन ऑप्ट करें। लेकिन एक जो चीज़ मुझे नज़र आती है पोलिटिकली इसमें, मेरा ख्याल है अब पीडीएम की फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। उसकी सच्ची बात यह है कि पीडीएम जो है, जितनी जमातें पीडीएम में थी, पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगा कि जी उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के लिए बाप के उम्मीदवारों से वोट लिए। पीडीएम हमेशा कहती थी कि बीएपी इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, जाम कमाल इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। तो वही बीएपी कुद्दूस बज़ंजो के साथ पीडीएम की 3 बड़ी जमातों जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बीएनपी मेंगल के लिए काबिल कबूल हो गई है वही बाप। तो मेरा ख्याल है अब वो जो पीडीएम का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है या जो उनकी लीडरशिप की जो तकारीर हैं,
वो करते हुए उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब ने ये और बात है कि उन्होंने कहा था कि वो नए वजीर आला के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे या उनका साथ नहीं देंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा शहजादा जुल्फिकार साहब। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब ने नून लीग के दौर में भी ऐसा ही कुछ किया था और सनाउल्लाह ज़हरी को हटा के खुद वजीर आला बन गए थे। अब उस वक्त तो टाइम कम था, तकरीबन 5 से 6 महीने थे, अब तकरीबन 1.5 से 2 साल है नई, अगर वो वज़ीर आला रहते हैं आगे पूरे दौर तक 2023 तक, तो आप क्या समझते हैं कि चैलेंजेस किस तरह के दरपेश होंगे अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को? सबसे बड़ा चैलेंज उनको ये किस तरह से वो ऑर्डर में लेके आए हाउस को, इसलिए कि जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तो इसी तरह के मूव के नतीजे में वो आए थे, उनको बड़ा मुश्किल पेश आई थी। हर शख्स चाहता था मुझे अच्छी मिनिस्ट्री मिल जाए, हर शख्स चाह रहा था कि मुझे जो है डिपार्टमेंट फ्री जो है फ्री है, और कोई ज्यादा वो कायम ना कर सके कोई अच्छी गवर्नेंस। तो अभी ये उनके ये सपोर्टर्स हैं जो उनको बैक करते रहे हैं, उनके लिए वजीर आला साबिक वजीर आला जाम साहब को हटाकर वो एक ऐसे वजीर आला को लेके आए, और अगर वो उसको बेहतर साबित हुए तो वो प्रूव कर सकेंगे कि हमने कोई बेहतर काम किया है। और अगर वो प्रूव नहीं तो उनको पछताना पड़े, इस्लामाबाद वालों को पछताना पड़े, तो को पछताना पड़े कि ये क्या हुआ, हमने ठीक नहीं किया, और शायद फिर जो है वो जाम कमल प्रोफाइल और मजबूत हो, और प्रोफाइल उनकी वो कि उन्होंने काम किया। कि देखिए सबसे जो सेकंड तो खुशरूबी से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंगरानी ने वो अप्रूव कर लिया और अचीव कर लिया, जाम कमाल साहब को हटाकर उन्होंने अचीव कर लिया। जुल्फिकार साहब, आपकी आवाज हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं चाहूंगा कि इस टेक्निकल फॉल्ट को दूर किया जाए। रिंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, किस तरह के चैलेंजेस का सामना रहेगा नए वजीर आला को, और काबीना की तश्कील आपकी नजर में कितनी इंपॉर्टेंट होगी फॉर द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, और क्या उस काबीना के अंदर जाम कमाल साहब के जो करीबी लोग थे और जो काबीना का हिस्सा रहे वो भी शामिल होंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जो जाम कमाल के करीबी लोगों में आरिफ जान, मोहम्मद हसनी थे, उन्हें हो सकता है काबीना में या ना लिया जाए या उनका पोर्टफोलियो इतना कमजोर रखा जाए कि वो कोई मैटर ना करें काबीना में। नवाबजादा तारिक मक्सी के बारे में भी यही सुनने में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा दो सरदार सरफराज डोमकी पहले ही एडवाइजर थे SNJD के, अब पता नहीं है कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन जो दो बड़े अहम वज़रा जाम काबीना के थे, जिन्हें मुझे लगता है, ये मेरी राय है, अभी तक कंफर्म नहीं है, कि इन्हें उस तरह अकोमोडेट नहीं किया जाएगा जिस तरह के जाम काबीना में अकोमोडेट हुए थे। बाकी जिन लोगों ने कुद्दूस बिजंजो का साथ दिया है, मेरा ख्याल है वो तमाम कुछ अंडरस्टैंडिंग्स के तहत है। एक चीज जहन में रखिएगा कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बलूचिस्तान के किसी इज्तमाई अवामी मफाद की सूरत में नहीं आई। ये जितने 15-20 लोग इकट्ठे हुए हैं, डॉक्टर मालिक जब 2.5 साल का अपना टेन्योर पूरा कर रहे थे तो उस वक्त भी नून लीग की क़यादत चाहती थी कि डॉक्टर मालिक को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन यही तकरीबन वो लोग थे जिन्होंने कुद्दूस बिजंजो की सरबराही में प्रेशर डाला कि जी कंटिन्यू ना करने दिया जाए और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को गवर्नमेंट दी जाए। और फिर चंद 2 सालों बाद उन्होंने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ भी अदम एतमाद, इसी कुद्दूस बिजंजो और तकरीबन यही लोग जो आज जाम कमाल के खिलाफ है। तो जाम कमाल और डॉक्टर मालिक में एक चीज कदरे मुश्तरक है, दोनों से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ही कोई अच्छी आइडियल सिचुएशन पे वो काम कर रहे थे और उनके खिलाफ कुद्दूस बिजंजो का ग्रुप खड़ा हो गया। उन्होंने लेकिन कुछ चीजें ऐसी की थी जिन्होंने बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में जो शख्सियात 15 से 20 मैटर करती हैं, या उन्हें ये चीज तंग कर रही थी कि अगर इन्होंने कंटिन्यूटी देखी तो उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ेंगी, उन्हें अपने हल्के में डिलीवर करना पड़ेगा। तो डॉक्टर मालिक और जाम कमाल ने, देखें अब तक जो चीफ मिनिस्टर्स मैंने अपनी जर्नलिस्टिक और पॉलिटिकल कैरियर में देखे हैं, उनमें अगर बेहतर परफॉर्मेंस पे किसी 2 चीफ मिनिस्टर्स को मैं रेट कर सकता हूं तो उनमें डॉक्टर मालिक और जाम कमाल हैं। दोनों ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, कुछ गलतियां भी उनसे हुई, वो उस तरीके से चीजों को एड्रेस नहीं कर सके। डॉक्टर मालिक खुद ही एतराफ करते थे कि इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स जब तक शख्सियात के गिर्द, उनके जाती मफादात के गिर्द घूमेगी, तो चाहे जाम कमाल हो, डॉक्टर मालिक हो, या जितना ही आइडियल कोई चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, उसे ये सूरत हाल फेस करनी पड़ेगी।
अच्छा शाहिदीन साहब, और आप क्या समझते हैं, अब जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश थे जाम कमाल साहब को, उसी तरह के चैलेंजेस दरपेश होंगे अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब को भी, या फिर इनको वो अनदेखा हाथ है उसकी सपोर्ट भी हासिल है? देखें, चैलेंजेस बलूचिस्तान के आज भी अमन व अमान है, पीने के पानी का मसला है, सेहत की सहूलतें, तालीम की सहूलतें। डॉक्टर मालिक ने अपने दौर में एक अच्छा काम किया, उन्होंने तुर्बत में और दीगर जगहों पर 3 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए। उसके अलावा तुर्बत यूनिवर्सिटी, लोरालाई यूनिवर्सिटी। जाम कमाल ने उनके बाद आके जो काम किए, 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो जरूरी लेजिस्लेशन सूबे की जरूरत थी, उस कानून साजी के बगैर सूबा उन चीजों से मुस्तफीद नहीं हो सकता था, उन पर फोकस किया। 6 महीने माजी में हमने कुद्दूस बजिंजो के देखे हैं। 6 महीने में वो कोई ऐसा काम नहीं कर सके कि जैसे हम कहें कि वो कोई बेंचमार्क था और वो उसके तहत आगे बढ़ेंगे। अब आने वाले दिनों में वो काबीना कैसी तश्कील देते हैं, और जो इल्जामात उन्होंने जाम कमाल पर लगाए हैं, देखें जितने दिन भी जाम कमाल के खिलाफ मुहिम चली है, उन पर सबसे ज्यादा एग्रीमेंट्स ये था कि जी वो हमें मिलने का वक्त नहीं देते थे। सबसे बड़ा एग्रीमेंट्स ये था जब इंडोर मीटिंग्स होती थी कि जी मेरी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर मेरे इलाके में नहीं है, मेरी मर्जी का एक्सीएन नहीं है। कुद्दूस बजिंजो के आने के बाद एमपीएस के ये गिला तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक आम आदमी को क्या हॉस्पिटल में पेन किलर अवेलेबल होगी, क्या क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल होगी, क्या पीने का साफ पानी अवेलेबल होगा, इसके लिए जिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत थी वो हम देख रहे थे कि पिछले 3 सालों में जाम कमाल कर रहे थे। डॉक्टर मालिक ने एक अच्छी कोशिश अपने पिछले दौर में की थी, अब जाम कमाल कर रहे थे। इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आते, लेकिन डॉक्टर मालिक और जाम कमाल दोनों ने एक गलती की। उन्होंने पूरे बलूचिस्तान को उस तरह से फोकस करने के बजाय कुछ लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकोमोडेट किया, जिसके नतीजे में मेरा ख्याल है चीजें उनके खिलाफ। लेकिन अब रिंद साहब, अब एक और सवाल ये उठता है, गुज़श्ता रोज में वैसे केथरान साहब को भी सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि हमारे एमपीएस जो होंगे वो अपने अपने इलाके में सीएम ही होंगे। तो अगर इस तरह की इस मॉडल पर काम किया जाता है तो तब क्या सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं होगी, और क्या मजीद इसका सामना नहीं करना पड़ेगा वजीर आला को? देखें, ये जो बयान है ये उस बात पे मोहर सब्त करता है कि इंडिया के इंडोर मीटिंग्स में नाराज अराकीन यही शिकवा करते हुए पाए गए कि उनके इलाके में उनकी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर चाहिए, डीपीओ चाहिए। देखें, हमारे जो कानून साज इदारे हैं, असेंबली, वहां पर एमपीएस का काम लेजिस्लेशन करना है। हमारे पास हमेशा एमपीए बड़ी स्कीमात के बजाय, इज्तमाई मेगा प्रोजेक्ट्स के बजाय प्रेफर करते हैं छोटी स्कीमात को, ताकि वो अपने वोटर सपोर्टर को खुश रख सकें और अपने हलके पे अपनी ग्रिप बना सके। बलूचिस्तान में आज तक माजी में ये हुआ, हमने देखा डॉक्टर मालिक ने एक ट्रेंड सेट किया तुर्बत में, गो के मैं समझता हूं कि जो काम उन्होंने तुर्बत के 5 किलोमीटर के रेडियस में किया, वो अगर बलूचिस्तान के 7 से 8 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में 5-5 किलोमीटर का करते तो आज बलूचिस्तान की शक्ल तब्दील हो चुकी होती। यही तनकीद मैंने उन पर हमेशा डॉक्टर मालिक पर की। जाम कमाल भी डॉक्टर मालिक की तर्ज पर कुछ चीजों को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, और मेरा ख्याल है दिस वाज द ओनली रीजन जो उन तमाम इलेक्टेबल्स को, जो 15-20 लोग बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा मैटर करते हैं और हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, ये उनके लिए कभी भी काबिल कबूल नहीं। हमारे साथ ही रिंद साहब मौजूद रहेगा, साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। सर, बलूचिस्तान का सूबा बहुत हसास सूबा है, और हमने देखा है कि वहाँ पर तब्दीलियाँ अक्सर ऐसे ही होती हैं जिस तरह के इस बार हुई हैं। और इस बार तो अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब थे, और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब ने इससे पहले नून लीग के दौर में भी कुछ इसी तरह की ही सूरत हाल डेवलप कर दी थी, और जहरी साहब को हटा के खुद वजीर आला बन गए थे। ये ओवरऑल बलूचिस्तान के लिए क्या तशवीशनाक बात नहीं है? तशवीशनाक बात हो ना हो, लेकिन मकाफात अमल जरूर है। यही जाम सब आगे थे, इस्लामाबाद से यहाँ स्टेट मिनिस्टर हुआ करते थे, वहाँ गए, उन्होंने चक्कर चलाया, दूसरों को साथ मिलाया, नई पार्टी बना ली, और जब आर्टिफिशियल पार्टियां बने, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मिले, तो फिर बेशक वो हुकूमत में आ भी जाए तो इसी तरह होता है। मुझे तो याद नहीं कौन सा बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर था चोरी की हो, मतलब 3-4 जितने भी हैं पीछे, रईसानी साहब थे,
ये खुद जहरी साहब। बिल्कुल सर, मेरा सवाल भी यही था कि यहाँ पे मुद्दत पूरी नहीं की जाती और ऐसे ही लगता है कोई अनदेखा हाथ है जो कि तब्दीलियां कर रहा होता है। तो बलूचिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं इस तरह से तो हल नहीं होने वाले कि अगर ऊपर से सीएम ही इस तरह तब्दील होता रहेगा और वही पावरलेस होगा। ये कौन से ट्रू नुमाइंदे हैं? मसलन ये बजिंजो साहब खुद 400 वोट इनके पास मिले थे पिछली बारी, तो ये चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए थे। देखे ना, अवाम का मसाइल तो वो हल करे जो अपने हलके में बैठता हो। इनमें से 90% लोग हैं इनको अपने हलके का पता ही नहीं है कौन सा गांव किधर है। बलूचिस्तान की अजीब सी सूरत हाल है। मैं ज्यादा बात कर नहीं सकता या नहीं करना चाह रहा, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले या पता नहीं हफ्ता पहले आप ही के प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि जाम साहब का कमाल खत्म हो जा रहे हैं। तो जो लोग अपने हल्के में न रहे, मसलन पिछली बार कुद्दूस बजिंजो साहब थे तो शायद एक बार हेलीकॉप्टर पे गए थे अपने आवारान में और फिर अपने हल्के में, आवारान पड़ता है इनका हल्का, और उसके बाद वापस आ गए थे। तो यही सबका हाल है। हार्डली कोई कम लोग हैं जो अपने हल्के में जाते हैं या जा सकते हैं। तो तब्दीली जो है वो आई है ना, वो पहले कोई आवाम के लिए फायदा मंद रही ना, मैं समझता हूँ कि अब फायदा मंद रहेगी। 18वीं तरमीम से बेतहाशा फंड मिल गए, ट्रांसफर हो गए पैसे। इस वक्त ₹1 रुपए मिलेंगे इस बजट में, जो फाइनेंशियल बजट है सूबा बलूचिस्तान को। मतलब ये डिविजिबल पूल में उनका शेयर है, कितने मिलते हैं ये तो खैर एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर पता चलेगा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि जी पैसे मरकज नहीं देता या मरकज से पैसे कम मिलते हैं। 113 अरब रुपए बहुत पैसा है, लेकिन वो कम खर्च होगा, कौन खर्च करेगा, उसमें से कितना लैप्स हो जाएगा, कैपेसिटी के इश्यूज हैं। तो जो आप आम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने बलूचिस्तान देखा हुआ है, मुझे तो वहाँ इंसान कम नजर आते हैं और खुदा न खास्ता पता नहीं कौन सी मखलूक वहाँ पर ज्यादा नजर आती है। दिल खून के आंसू रोता है बलूचिस्तान के अवाम की हालत देखकर, खसूसन जो डिस्ट्रिक्ट मरकज से यानी क्वेटा से दूर है। क्वेटा की शहर की हद तक तो वहाँ खैर सब कुछ है, अभी रोड बन गई है, नेटवर्क बेहतर हो गया है, लेकिन जो फोकस है तालीम पे, सेहत पे, रोजगार पे या आम लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, वो अगर इस तरह की मालाती साजिशें जारी रहेंगी, इस तरह जारी रहेगा, इस तरह से हुकूमतों के पीछे अपने ही लोग पड़ते रहेंगे, अपनी पार्टी वाले उनको ख्वार करते रहेंगे, वो शायद जो भी हो अवाम के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर अब आपसे लास्ट कमेंट्स ये भी चाहूंगा कि जो बड़ी ऑपोजिशन जमातें हैं, विफाक की बात कर रहा हूं, क्या वो कोई रोल प्ले कर सकती हैं? हमने यही देखा है कि वो भी एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं के साथ शामिल हो जाती हैं जिनकी वो विफाक में जिनकी मुखालफत कर रही होती हैं और बलूचिस्तान में उनके साथ मिलकर बैठ जाती हैं। नहीं, जो बड़ी पार्टी हैं, मसलन नून लीग के कितने एमपीएज हैं, जहरी साहब थे वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, पीपल्स पार्टी का वहाँ कोई एमपीए नहीं था। पीटीआई ने फ्री हैंड दिया हुआ है कि ये बाप बन गई है, क्योंकि पीटीआई को यहाँ मरकज में बाप की जरूरत है। इसलिए बड़ी पार्टियों का जो रोल है वहाँ पर वो तो है ही नहीं, यानी उनकी पार्लियामेंट में सूबाई असेंबली में स्ट्रेंथ नहीं है। अब पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पिछली बार काफी साले से, इस बार उनके भी एमपीए नहीं है। मैं हैरान हूँ, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से ज्यादा तो वहाँ पर एएनपी के एमपीज हैं। इसलिए जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, दे आर नॉट ऑन द ड्राइविंग सीट। वो जो ग्रुप वहाँ छोटे छोटे बनाए गए जिसे हम बाप कहते हैं, अब ये क्या तब्दीली आई? बाप के अंदर से लड़ाई हुई, उनका इंटरनल मामला था, उस अंदरूनी लड़ाई की वजह से वहां पर जो जाम कमाल जो पहले खेल खुद खेलते रहे, अब उनके साथ खेला गया। तो मेरा ख्याल है जाम कमाल साहब को भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि उन्होंने भी किसी का उल्टा था, आज उनका तख्ता ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया शौकत पराजा साहब, आपने वक्त दिया, शाहिद रिंद साहब दिया, आपका भी शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। मुसलसल तेजी देखी जा रही है, लेकिन गुज़श्ता रोज जो नया सिस्टम लगाया गया था 2.5 घंटे तक वो मुअत्तल रहा, वो बैठ गया, उसकी क्या वजूहात थी वो भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। पिछले 2 रोज में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हमें नजर आई। इसके पीछे सऊदी जो पैकेज था वो भी, और साथ साथ IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी ने भी अहम रोल प्ले किया। देखा जाए तो डॉलर की जो ऊंची उड़ान थी वो थमी, और स्टॉक मार्केट की अगर खुसूसन तौर पर बात की जाए तो उसने उड़ान भरी। तो जो बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई, लेकिन गुज़श्ता रोज एक और भी बात हुई, वो ये थी कि जो नया सिस्टम इंस्टॉल किया गया था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक मौलतर रहा, जिसकी वजह से कारोबार नहीं हो पाया। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन हैं ग्रुप ऑफ AKD के अकील करीम ढेरी। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। सर, कल जो सिस्टम बैठा था उसके हवाले से ही आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। क्या उसका मॉक नहीं किया गया था? आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया था? देखिए, बिफोर इंस्टॉल उसकी कोई मॉक ट्रेडिंग के सेशन जरूर हुए थे, लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं थे। तो मेरा ख्याल तो था कि इसको उनको डिले करने की जरूरत थी। बहरहाल मैनेजमेंट ने डिले नहीं किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से काफी पेचीदगियां देखने को आई है। इसको बदकिस्मती से बंद करना पड़ा था, जो कि किसी सूरत में अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की मार्केट को लोग अच्छी नजरों से बाहर नहीं देखते, और ये एक एक्सीडेंट शायद और हमारे लिए बुरा एक्सीडेंट साबित हुआ। लेकिन बहरहाल मैनेजमेंट वगैरह, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सारे बेचारे परेशान हैं और वो बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए। काफी तकदोर हो रही है। इवन चाइनीज भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पेचीदगियां जल्द से जल्द दूर हो जाए। लेकिन आज 5वां दिन है और अभी तक दिन ब दिन कुछ ना कुछ बेहतरी तो हमने देखी है, लेकिन स्मूथ ट्रेडिंग नहीं हो पा रही। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर अब इनमें फर्दर कोई खामियां रह भी जाती है तो कम से कम सिस्टम को अब पुराने सिस्टम पे आ जाए। जब ये ठीक हो जाए फिर तो आप इसको लेके आए, क्योंकि ये हफ्ता हमारा मार्केट का बड़ा अच्छा हफ्ता होना था और बहुत बड़ी रैली बन सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से सॉफ्टवेयर को चेंज करने की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल खराब हुआ। लेकिन बहरहाल आज हमने देखा कि मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन आज आखिरी दिन रिकवरी उस सूरत में भी होती है कि लोग शायद मार्केट में नेगेटिव बैठे हुए थे, ओवरसोल्ड मार्केट थी, तो शॉर्ट सेलिंग की कवरिंग भी कह सकते हैं हम इसको। लेकिन बहरहाल मैनेजमेंट को कोशिश करनी। तो SECP का अब्दुल अकील करीम साहब क्या कहना है इस हवाले से कि सिस्टम में अगर कुछ खामियां हैं, कुछ मसाइल हैं, तो उनको अलग से दूर किया जाए रादर देन दैट कि उसको लाइव रन किया जाए? और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन खुद एक्टिवली कोशिश में लगे हुए थे और उनकी मैनेजमेंट के और भी लोग आए हुए थे। उन्होंने 3-4 मीटिंगें भी की है। ब्रोकर से तो खैर कम मीटिंग की है, मैनेजमेंट से ज्यादा की है। लेकिन मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये ब्रोकर से मीटिंग ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये इशू ब्रोकर का है। इसमें अगर मैनेजमेंट अंदर बैठ के लोगों को जो मशवरे देती है, तो जिससे गलती होती है वो तो अपनी गलती कभी नहीं बताता। वो तो कोई आप ठीक है, वो एक तो ब्रोकर उनके पैरोल पे होते हैं और वो उनकी चमचागिरी में भी लग जाते हैं। ऐसे भी ब्रोकर है हमारे पास जो गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते। तो हम सिर्फ इनको ये कहना चाहते हैं, मैनेजमेंट को भी, कि ब्रोकर से आप कांटेक्ट में रहें, ये अच्छी बात होगी। आप जो गलती कर रहे हैं, आप आपस में बैठ जाते हो तो आप तो अपनी गलती डबल कर सकते हो। तो हम सबको एक बात कहना चाहते हैं कि भाई आप इन मसाइल को, ये दुनिया में अगर कहीं एक्सीडेंट होता ना तो पूरी की पूरी मैनेजमेंट को निकाल दिया जाता, लेकिन ये पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान को अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो बदकिस्मती से ये इवेंट बहुत बुरा इवेंट हुआ है, लेकिन हम भी समझ। लेकिन सर अब एक और चीज भी आपसे पूछना चाहूंगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, क्या इस चीज से उनका एतमाद भी मुतजलजल होता है, उनका एतमाद भी उठता है कि यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट का सिस्टम जो है? इस बात की बात कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। आपने अपनी मार्केट को इतनी प्रमोशन हमने की है, इतना प्रमोट किया मार्केट को, एक दिन में आपने मार्केट को जमीन के नीचे डाल दिया।
ये देखें, इस तरह के वो ये कहते हैं कि हम वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक सॉफ्टवेयर इनका 5 दिन तक इनकी आईटी की टीम और मैनेजमेंट उसको हैंडल नहीं कर पाई, तो ये हमारे लिए बैड साइन, ये हमारे लिए किसी सूरत में भी गुड साइन नहीं है। लेकिन बहरहाल हम उनको इसलिए चांस दे रहे हैं कि वो बेचारे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है जो नहीं होना चाहिए। ब्लंडर हो रहा है और उससे नुकसान इन्वेस्टर्स का हो रहा है, करोड़ों का नुकसान इन्वेस्टर्स का हो रहा है। ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान। अब सर, आपने हमारी प्रोग्राम में कहा था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगी, तो अब आगे आने वाले दिनों में आप मार्केट की बेहतरी ही देखते हैं कि ऐसे ही तेजी हमें देखने को मिलेगी? देखिए, मार्केट के लिए तो इतनी अच्छी अच्छी खबरें हैं। आपका रुपी फिर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, आपके रिजर्व बढ़ गए, आपके ऑयल मिल गया है, आपके कॉर्पोरेट रिजल्ट, अनबिलीवेबल रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे क्वार्टर के रिजल्ट पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में पहले ना कभी सुने होंगे ना देखे होंगे। उन रिजल्टों में हम खड़े हुए हैं और ये रिजल्ट मार्केट को डेफिनेट एक अच्छी रैली की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज सुबह मार्केट 200 पॉइंट माइनस थी, अब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मार्केट प्लस हो चुकी है। तो ये चीज तो सामने है। ऐसे रिजल्ट हमने सोचे भी नहीं होंगे। जो क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं, इतने रिजल्ट तो पूरे साल में भी हमने कभी नहीं देखे। तो बताने का मकसद था, इन्वेस्टर के लिए इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट जन्नत बनी हुई है और इस वक्त अपॉर्चुनिटी अवेल करने वाला पैसा बना सकता है मार्केट में। और इसमें अगर ये सिस्टम की खराबी हुई है वो ज्यादा, इसलिए हमें तकलीफ ज्यादा हुई है। ठीक है। अच्छा सर, अब इस सारी सिचुएशन में आप हुकूमत पाकिस्तान को क्रेडिट देंगे कि उसकी जो सऊदीया ने पैकेज दिया, फिर IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, तो इसके पीछे हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है मार्केट की बेहतरी में? देखिए, पूरा क्रेडिट हुकूमत को जाता है कि वो बैठे नहीं रहे, एफर्ट्स करते रहे। जहां भी इनको जरूरत भी है उन्होंने हर हिसाब से किए कि अपनी मुल्क की इंडस्ट्री बेहतर करे, अपनी मुल्क की इकोनॉमी को संभालें, अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेहतरी लाए। तो गवर्नमेंट लेवल पे हमने मुसलसल कोशिशें देखी है और उसी का हम फायदा भी देख रहे हैं और इंडस्ट्री परफॉर्म भी कर रही है। लेकिन ये परफॉर्मेंस के साथ साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों को कि ये फायदा नीचे लेवल तक पहुंचना चाहिए, ताकि ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास तक जब ये पहुंचेगा तो एक्चुअल फायदा फिर होगा। क्योंकि अगर गुर्बत बढ़ेगी और हम पैसे बढ़ाएंगे तो ये कोई किसी सूरत में अच्छी बात नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया अकील करीम भेड़ी साहब, आपने वक्त दिया प्रश्न को। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ अब क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट का जुनून है, सर चढ़कर बो रहा है। T20 वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी टीम की जानिब से उम्दा परफॉर्मेंस का सिलसिला भी जारी है। पहला मैच खेला हमने इंडिया के खिलाफ, क्या ही उम्दा मैच खेला, 10 विकेटों से इंडिया को पिछाड़ा। दूसरा मैच खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या ही उम्दा मैच खेला, 5 विकेटों से वो मैच अपने नाम किया। आज शाम 7 बजे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। अफगानिस्तान की टीम को भी हम हल्का नहीं ले रहे हैं, फुल तैयारी में हैं, फुल फॉर्म में हैं और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की पाकिस्तानी शाहीन भरपूर नुमाइंदगी करेंगे और इंशाल्लाह आज का मैच भी अपने नाम करेंगे। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, ये दूसरा मैच खेल रहे हैं। इससे पहले मैच में उन्होंने स्कॉटलैंड को 130 रन से हराया। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान टीम जो है वो कितनी इन फॉर्म है। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद फॉर्मर क्रिकेटर हैं और KPL के कोच भी हैं सैयद मोहम्मद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपके वक्त का। एजाज वसीम बाखरी हमारे नुमाइंदे दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज, आपका भी शुक्रिया। एजाज, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। आज माहौल कैसा है दुबई में? लोग जो हैं पुरुमीद हैं आज भी पाकिस्तानी टीम के साथ? के साथ उम्मीदें तो अब डेफिनेटली जुड़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने 2 मैचेस जीत के अब सेमीफाइनल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और जहां तक माहौल की आप बात कर रहे हैं, आज यहाँ जुम्मे की छुट्टी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़ी तादाद में फैन की आमद आज तवक्को की जा रही है, क्योंकि जुम्मे के दिन जितने भी मैचेस यहाँ UAE में होते हैं, क्राउड कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट अब फुल होती है। तो क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के जो टिकट थे वो तकरीबन 1 महीना पहले ही सारे सोल्ड आउट हो चुके थे और अब आज अफगानिस्तान की टीम इसलिए भी थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो इस पूरे वर्ल्ड कप में जितनी 12 टीमें शरीक हैं उन सभी के मुकाबले में अफगानिस्तान के पास ज्यादा लीथल स्पिन अटैक है। तो अब पाकिस्तान टीम देखें, टॉस का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है
वो तो सबके सामने खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान को पहले 2 मैच के अंदर कामयाबी मिली तो उसमें कम से कम 30% टास्क का किरदार था। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और उसके बाद पाकिस्तान ने पहले जो है वो अपनी मर्जी का डिसीजन लेके ही इंडिया को भी खिलाया और न्यूजीलैंड को भी खिलाया और दोनों को महदूद स्कोर तक पाकिस्तान ने रोके रखा। आज टॉस अहमियत का हामिल जरूर है, लेकिन एक चीज जो यहाँ सब लोग यूएई में, दुबई में डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एकतरफा कामयाबी मिली, अफगानिस्तान शायद ऐसी एकतरफा कामयाबी पाकिस्तान को ना हासिल करने से, क्योंकि अफगानिस्तान की बैटिंग भी बहुत अच्छी है। उन्होंने जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेला था तो उनके कप्तान ने इस वर्ल्ड कप में ये पहला एक ऐसा मैच था अफगानिस्तान का स्कॉटलैंड वाला जहां मोहम्मद नबी ने टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान की टीम को कहा कि वो खुद बैटिंग करेंगे, तो 190 रन स्कोर किए और जवाब में जब हरीफ टीम के सामने अफगान बॉलर्स ने गेंदबाजी शुरू की तो सिर्फ 60 रन पर उन्होंने पूरी टीम को ही नीचे उतार दिया। तो अफगानिस्तान बैटिंग बॉलिंग में बैलेंस साइड जरूर है, बड़ा मुकाबला होगा, जुम्मे का दिन है अफगानिस्तान और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ये मैच भी अपने नाम करेगा। हमारे साथ अवैस भी मौजूद हैं। अवैस, इससे पहले कि मैं टॉस के हवाले से बात करूं, कंपैरिजन किया जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तानी टीम का, तो नेक टू नेक है या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस है ज़्यादा और इन एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान की टीम? देखिए, मैं आपको ऑब्वियसली अफगानिस्तान बहुत अच्छा आपको पता है इस वर्ल्ड कप में खेल रहा है, खास करके जैसे दूसरे भाई भी मेरे बता रहे थे उनका जो ट्रायो स्पिन है जिसकी ज़्यादातर सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर बात करें, देखें पाकिस्तान आपको पता है कि एक्सपीरियंस टीम है। अगर आप देखें ना, एक चीज़ ऐसा क्रिकेटर बात कर रहा हूँ आपसे, क्रिकेट अपनी अफगानिस्तान खेल रहा है, क्रिकेट में आपको पता है किसी को आप हल्का ले नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस पे जाओ तो फिर पाकिस्तान थोड़ा सा अपर एज भी रखता है। और फिर दूसरी बात, जब आपको पता है ये कहा भी जाता है दुनिया क्रिकेट के अंदर कि जब पाकिस्तान एक जेलअप होकर यूनिट खेले तो उससे खतरनाक टीम कोई नहीं है। वो आपने दोनों मैचेस के अंदर पिछले देखा होगा। अगर आप दोनों की नेक टू नेक भी आप कंपैरिजन करें तो मुझे पता है कि अफगानिस्तान के पास ऐसे स्पिनर्स मौजूद हैं जो कि किसी भी दुनिया क्रिकेट को टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस खास करके राशिद खान की अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ देखें तो इतनी कोई खास अच्छी नहीं रही मैं कहूँ। उसके अलावा आपके पास मोहम्मद नबी हैं और सबसे बड़ी चीज़ पता है कि ये जितने अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, जितने बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, सारे जानते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन बॉलर क्या करते हैं और अफगानी बॉलर बैट्समैन क्या करते हैं, क्योंकि आपस में आपको पता है PSL के आमने सामने टीम्स वो खेलते भी हैं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस के अपना उस पर जाएं तो उन विकेट्स पे ज़्यादातर अफगानिस्तान का पाकिस्तान से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि आपको पता है कि वो हमेशा जो शारजा है या दुबई है वो होम ग्राउंड रहा है अफगानिस्तान का, वहाँ पर उन लोगों ने ज़्यादा मैचेस खेले, उनको पता है उन कंडीशंस का। लेकिन पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है, जेल्ड अप यूनिट है। पाकिस्तान ऑब्वियसली फेवरेट्स भी होगा और अफगानिस्तान अंडर प्रेशर भी होगा, क्योंकि आप उन बॉलिंग को ज़रूर कह सकते हो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो उनकी बैटिंग है वो आपको पता है सारे स्ट्राइक हिटर्स हैं। उनके पास ऐसा कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि बीच में आके इनिंग्स को सहारा दे सके। अगर उनके कह लें कि 5 पे 3 आउट होते हैं, 2 पे 3 आउट होते हैं, कि एक होता है ना कि बंदा आके नीचे थोड़ा सब्र से खेलता है, टीम को जो बिल्डअप करता है, वो लड़के उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन अच्छी क्रिकेट अफगानिस्तान ने खेली है। आज का मैच वैसे बहुत मजे का होगा। ठीक है। अच्छा अजाज, अब जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है उस हवाले से बताइएगा। इससे पहले, इस सीरीज से पहले हमने देखा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा सा ख़राब रहता था, अब इस वक्त ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है? क्योंकि हम तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि जो कोचेज़ हैं, जो कि नए कोचेज़ हैं, इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है कप्तान को भी, वो जिस तरह भी गेम करना चाह रहे हैं ग्राउंड के अंदर वो करें, और इसकी वजह से टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए, ड्रेसिंग रूम का माहौल अल्लाह ना करे कि पहले कुछ खराब था कि डंडे सोटे थोड़ी चलते थे। हाँ, ये बात जरूर थी कि टीम की सिलेक्शन इस मेयार की नहीं होती थी पाकिस्तान की, कि कभी बैलेंस पाकिस्तान साइड बन ही नहीं सकी है पिछले, अगर हम 3-4 बड़े इवेंट देखें तो इस इवेंट के अंदर एडवांटेज ये है कि रमीज राजा ने जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट हुई थी उसमें 2-3 तब्दीलियां बाबर आजम करना चाह रहे थे, उसका बाबर को उन्होंने इस्तेहकाक दिया, बाबर वो तब्दीलियां करने में कामयाब हुए, फिर उस टीम ने आकर ग्राउंड में परफॉर्म भी करना शुरू किया। जहां तक जो मौजूदा कोचिंग स्टाफ है, साउथ अफ्रीका के वर्नन फ्लेंडर और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, वो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम के से बहुत खुश हैं। मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलिया के फॉक्स स्पोर्ट्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो 20 साल खुद क्रिकेट खेलते रहे और पिछले तकरीबन 15-20 साल से वो प्राइवेट लीग के साथ वाबस्ता हैं। उन्होंने इतना डिसिप्लिन ड्रेसिंग रूम कभी नहीं देखा जो पाकिस्तानी टीम का उनको इस वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहा है। देखिए, तमाम तर क्रेडिट जाता है जो टीम सिलेक्ट होके आई है। हमेशा जब आप बैलेंस
टीम बनाकर मैदान में उतरते हैं तो फिर उस टीम की भी इज्जत बढ़ती है, उस टीम के प्लेयर्स की इज्जत भी बढ़ती है और फिर आपको दैट इज अ फैक्ट। अच्छा अवैस, कोचेस का आप कितना, जो प्लेयर्स इस वक्त सिलेक्ट हुए हैं बिल्कुल ठीक हो गया, जो हमारी टीम सिलेक्शन है वो भी अच्छी है, द रीजन वी आर प्लेइंग वेल। अवैस, आपके सामने ये सवाल रखूंगा, कोचेस का कितना किरदार है पाकिस्तान की जो मौजूदा परफॉर्मेंस रही है, खासतौर पे जो गुज़श्ता 2 मैचेस हमने खेले हैं उसके अंदर? देखिए, एक चीज़ तो मुझे पाकिस्तान की, अगर आप बैटिंग से स्टार्ट करें ना, तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी मैथ्यू हेडन के आने के बाद कि आपने पाकिस्तान टीम में देखा कि एग्रेशन है। जो आपको याद हो कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान जब इंडिया के खिलाफ खेलता है बड़ा शैलो में चला जाता है, वो एग्रेशन नजर नहीं आता बैटिंग के अंदर, लेकिन आप इस दफा देखें तो आपको एग्रेशन, आपको वो चीज़ नजर आई पाकिस्तान टीम में, तो ये एक प्लस पॉइंट था आपके लिए। फिर उसके बाद सकलैन मुश्ताक दुनिया के माने हुए स्पिनर हैं, वो जिस तरीके से कल मैं प्रैक्टिस में देख रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, वो प्रैक्टिस करवा रहे थे, बाबर आजम वगैरह को खुद स्पिन करवा रहे थे, कि दैट मीन्स कि वो, मैं कहूँगा कि हर चीज़ के लिए तैयार है पाकिस्तान टीम। फिलेंडर मौजूद है, तो पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा जेल्ड अप यूनिट है यहाँ पर। वो तो अनफॉर्चुनेट है, आपको पता है कि कोच बेचारे हमेशा रगड़े में ही जाते हैं, क्योंकि जब तक मैं कोच नहीं था तो मैं कहता था यार कोच बेचारा इसको रगड़ो, लेकिन अब समझ में आती है कि प्लेयर बेचारा, क्योंकि आपको पता है जब प्लेइंग 11 होती है उसका काम है ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना, कोच का काम है बाहर जो गलतियां उसको सुधारना, प्लेयर्स का काम है परफॉर्म करना, और ये टीम बहुत अच्छा खेल रही है, जेल्ड अप यूनिट। और खास करके माफी भी मांगना चाहेंगे अपना आसिफ से और हारिस रऊफ से, बड़ा तनकीद भी उनपे की गई, लेकिन जिस तरीके से वो तो परफॉर्म किया तो ये एक्सेप्शनली वेल है पाकिस्तान टीम के लिए। और अफगानिस्तान टीम की अगर बात की जाए, स्पिनर्स की हम बहुत बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में, यही कहते हैं कि अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स हैं वर्ल्ड क्लास हैं और हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं वर्ल्ड क्लास के हैं। तो मुजीबुर रहमान और राशिद के हवाले से मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, हु इज मोर डेंजरस? देखिए, दोनों डिफरेंट स्पिनर्स हैं। मेरे को आपको पता है कि मुजीब खान कैरम बॉल भी करते हैं, फिर उनकी अगर आप देखें विकेट्स की जो सी इंटरवल्स है वो ज्यादा है राशिद खान से, जो मुझे लगता है डेंजरस ज्यादा अपना वो लगते हैं मुझे मुजीब। लेकिन वही जो मैंने आपको बात की, अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पिछला भी निकाल के देखें ना, कि वर्सेस पाकिस्तान राशिद खान की परफॉर्मेंस इतनी कोई अच्छी नहीं रही है। आपने देखे दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर खेलना है, आपको पता है यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी कोशिश यही होगी कि हम लोग बॉलिंग पहले करवाएं, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पर ऑस पड़ती है, बॉल को इतना ग्रिप करना आसान नहीं होता दूसरी इनिंग्स के अंदर, तो कोशिश यही किसी भी टीम की होगी। लेकिन जो दुबई की विकेट्स होती हैं ज़्यादातर, स्पेशली आप देखें अभी भी जो बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा है, तो आप उसके अंदर भी मैं देख रहा था कि जहाँ पर वो बैकफुट पे जाता है प्लेयर, वहाँ पर वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि यूएई के अंदर पूरी ज़िंदगी वहाँ पर मैं खेला हुआ हूँ। इन विकेट्स के ऊपर हमेशा कहा जाता था कि फ्रंट फुट का जो प्लेयर होगा, सॉफ्ट हैंड से खेलेगा, वही कामयाब रहता है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन पे भी मैं कहूँ कि बड़ी आज होगी। देखें, आपकी 2 जीत मायने रखती है, हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग वर्ल्ड कप भी उठाएं। 2 जीत हुई पुरानी, आज एक नया मैच है। आपको पता है क्रिकेट वही बात, फनी गेम है, पता नहीं होता कि जिस टीम अच्छा खेलेगी वो जीतती है। अफगानिस्तान को आप आसान नहीं ले सकते, ऑब्वियसली पाकिस्तान एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन आपको फुल फ्लैज जाना पड़ेगा यहाँ पर। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह अगर हम ये मैच एक जीतते हैं, जो आखिरी जो हमारा मैच है, इसके बाद हम सेमीज में जो आपके 2 प्रैक्टिस मैचेस आ रहे हैं स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ, उसमें वैसे मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश है, लोग डिसएग्री कर सकते हैं इस चीज़ से, लेकिन कि आपके जो हैदर हैं या आपके वसीम जूनियर हैं या उस्मान कादिर है, उनको खिलाया जाए ताकि उनको भी एक आप प्रैक्टिस मैच फॉर्म में वापस। बिल्कुल। अब एक और चीज़ सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो टॉस पे हम हमेशा से फोकस करते हैं, लकीली पहले दोनों मैचेस में हम टॉस जीत गए और हमने बॉलिंग का फैसला किया। ड्यू फैक्टर बहुत होते हैं ऑफ कोर्स। अब हमें क्या इस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं रहना चाहिए कि अगर हम टॉस हार जाते हैं और दूसरी टीम फील्डिंग को प्रेफर करती है, तो क्या हमें उसके लिए भी अपनी टीम को तैयार नहीं रखना चाहिए कि अगर हमें पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है तो हमारे पास एटलीस्ट आइडिया हो सेमीज के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, आपकी बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, आपको मेंटली तौर पर जब आप प्रोफेशनल होते हो, आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं कि टॉस जीतूंगा तो मेरी ही चलेगी, कभी वो आपके अगेंस्ट भी चीज़ जाती है, लेकिन मेंटली तौर पर आपको तैयार रहना पड़ता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान टीम मैंने बताया ना कि जो इस वक्त खेल रही है, आपको ऑब्वियसली मुझे लगता है वही बात कर रहे हो कि पाकिस्तान जब चेज़ करने जाता है बड़ा बुरा चेज़ होता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। हम अच्छे चेजर्स नहीं जाने जाते, लेकिन पाकिस्तान के पास एक बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग है इस वक्त, कि आपको पता है कि कोई भी स्कोर हो, चाहे पाकिस्तान पहले बैटिंग क्यों ना करे, आपकी बैटिंग भी अच्छा परफॉर्म करिए, आपकी बॉलिंग एक प्लस पॉइंट है। खास करके शहीन शाह अफरीदी में को, हसन अली थोड़ा सा ऑफ कलर नजर लग रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे कि बैक इन द फॉर्म आए। हारिस रऊफ बड़ी अच्छी बॉल करवा रहे हैं, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का प्लान एक है
उनको पता है कि हमने कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है दूसरी टीम को। आपका स्पिन भी जो उनसे ऑप्शन है वो भी परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ मैं कहूँ कि हसन अली थोड़ा सा ऑफ कलर है, उनको बस ये है कि बैकअप करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि वही चीज़ है कि मिडल ऑफ द टूर्नामेंट आप ज्यादा भी होती है, किसी को क्रिटिसाइज करो कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, यही लड़के हैं, आपने इनको बैकअप करना है जितना हो सके। देखे ना आसिफ को अपना क्रिटिसाइज करते थे, मैं खुद करता था, लेकिन उस दिन उन्होंने चुप करवाया अपने बैट से। अगर परफॉर्म ना करते तो शायद पाकिस्तान अल्लाह ना करे हार भी सकता था न्यूजीलैंड। बिल्कुल ऐसा ही है। हारिस रऊफ के बारे में भी यही कुछ मेरे भी तासुरात हैं। अच्छा अवैस, मोहम्मद नबी के हवाले से मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा। बतौर कप्तान मोहम्मद नबी को आप कहां पे रेट करते हैं? यार नबी क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ कि कुछ 2-3 मैचेस उनके खिलाफ खेलूं जब नबी कैप्टन नहीं थे, नौरोज मंगल होते थे अफगानिस्तान के, लेकिन एक बड़े हार्ड वर्किंग क्रिकेटर और जो गेम को इनसाइड आउट समझते हैं, और दूसरा आपको पता है कि उनका एक्सपीरियंस भी बड़ा काम आ रहा है अफगानिस्तान के आगे। आपको पता है दुनिया की हर लीग वो खेलते हैं, चाहे वो बिग बैश हो, PSL हो, IPL हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, कि दुनिया की हर लीग वो खेल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस वो लेके भी अफगानिस्तान टीम में आते हैं। और कुछ बैकग्राउंड भी आपको पता होगा, मैं कहीं पढ़ भी रहा था, ट्वीट भी कहीं काफ़ी उनकी चीज़ें आई हुई हैं जो अफगानिस्तान के जब टीम आ रही थी वर्ल्ड कप के लिए, तो नबी का बड़ा पार्ट है स्पॉन्सर्स को लेके आने में उसमें, क्योंकि स्पॉन्सर था नहीं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो उन्होंने बड़ा एक प्ले रोल अपना किया है अफगानिस्तान टीम के लिए। और उनकी सीनियरिटी मैं कहूँगा में अफगानिस्तान अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। बस ये है कि ऑब्वियसली टीम्स दूसरी बड़ी हैं, मैं कहूँ टफ टाइम होता है, लेकिन एक प्लस पॉइंट आप देखें ना कि अफगानिस्तान इस वक्त टॉप 8 के अंदर था, जहाँ बांग्लादेश और श्रीलंका भी नहीं था। तो दे आर वर्किंग हार्ड, क्रिकेटर्स अच्छे हैं, माइंडसेट भी अच्छा है, कैप्टन बहुत तगड़े हैं, टीम जेल्ड अप होकर उनके साथ चल रही है। बस देखने वाली बात है कि परफॉर्म कैसे एक बड़ी टीम के आगे करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा एजाज, आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप वहां पे प्लेयर्स को देखते भी हैं, नोटिस भी करते हैं, बात भी करते हैं। अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, अब पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, उसको देखने के बाद आपको लगता है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं थोड़े वो अंडर कॉन्फिडेंट हैं और थोड़े घबराए हुए हैं? उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? टीमें कभी घबराई हुई नहीं होती हैं। पाकिस्तान ने अगर इंडिया की टीम को इस वर्ल्ड कप के पहले मैच में हराया था, तो पाकिस्तान की अगर बाकी की टीमें जब इंडिया के खिलाफ खेल होती थी तो वो थोड़े घबराए होते थे। जब जंग टीम होती है, जिस टीम के पास हार गंवाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो घबराए हुए नहीं होते हैं। अफगानिस्तान की टीम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो घबराहट का शिकार दिखा रहे हो। एक तो वो पूरा साल मुख्तलिफ प्राइवेट लीग खेलते रहते हैं, उन सभी के पास एक्सपीरियंस है, सभी मुख्तलिफ लीग के फाइनल और टफ मैचेस खेल चुके होते हैं। तो हमें इस आई डोंट थिंक सो। कल हमने, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का मैंने प्रैक्टिस कैंप भी कवर किया, तो पाकिस्तानी टीम की इंतजामिया या खिलाड़ियों के अंदर भी ये चीज थी कि वो अफगानिस्तान को बिल्कुल कमजोर हरीफ नहीं ले रहे हैं कि ये एक नई टीम है तो इनको ये घबराए होंगे। अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को सरप्राइज कर सकती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि वो बैटिंग में भी अच्छे हैं, वो स्पिन बॉलिंग में भी अच्छे हैं। तो उनको ये समझना कि वो घबराए होंगे तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाएं। सर जी, ये अच्छा मैच होगा और ये मैच फंसेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा वैस, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तान तो जा रहा है इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स में, तो साथ साथ दूसरी टीम कौन सी आपकी नजर में जा रही है? न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? अल्लाह ना करे कि इंडिया है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली एज क्रिकेट फैन तो ख्वाहिश तो होती है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक और मैच पाकिस्तान उनको हराए। हाँ। लेकिन सारा डिपेंड, जैसे दूसरे भाई भी बात कर रहे, देखें आज इंडिया की भी नजर होगी पाकिस्तान के मैच पे कि पाकिस्तान मारे अफगानिस्तान को, क्योंकि उनके लिए प्लस पॉइंट है ये। और आपको पता है जो 30 तारीख को जो मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो डू एंड डाई सिचुएशन है दोनों के लिए। उन दोनों ने जो जीतेगा वो रहेगा, जो हारेगा उसको एक सेंस में पैक करना पड़ेगा। लेकिन एक बात फिर कि जो जीतेगा उसने अच्छे प्लस पॉइंट से जीतना है, ये नहीं कि खाली जीत जाना है। क्योंकि आप देखें ना, उनको इस वक्त नमीबिया से भी दोनों नीचे हैं, न्यूजीलैंड और इंडिया, तो उन लोगों ने प्लस पॉइंट से जीतना है। यहाँ पर इंडिया न्यूजीलैंड दोनों के लिए टफ पोजीशन जरूर है, लेकिन मेरे लिए मैं कहूँ जिस तरीके से पिछले मैच के अंदर इंडिया को आप आउट क्लास नहीं कर सकते, वर्ल्ड क्लास टीम है, लेकिन जिस तरीके से पिछले मैच में न्यूजीलैंड खेला है, उनमें डेप्थ है, पता लगता है कि उनके लड़के तगड़े हैं, तो टफ मैच होगा ही। तो आज वो दिन भी होगा जब इंडिया की जो आवाम है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे और चाहेंगे कि आज पाकिस्तान मैच जीते। बहुत शुक्रिया सईद अवैस साहब, आपके वक्त का। एजाज हसीन ने अपडेट किया हमें दुबई से, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।